नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति के विश्लेषण के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त कारण है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में अपनाई गई शिक्षण विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। विषय वस्तु को पढ़ाने हेतु गलत शिक्षण विधि के कारण ही बच्चे गलतियां करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पे कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है कि कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि विषय की संकल्पना बच्चे को सही रूप से स्पष्ट हो सके। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी। पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तीसरा ऑप्शन है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से। और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ दिया गया है कि वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह अंतिम परिणाम पर ध्यान देना अधिक कठिन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है कि बच्चों को अपने भाग कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न
अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर वे अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है। पहला ऑप्शन है आपका 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। दूसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों में पलटकर जाने में कठिनाई। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है कि अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो प्रश्न संख्या 5 का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जानने की कठिनाई का प्रदर्शन करना। इनकी अन्य विशेषताएं हैं अस्थिरता, सांवेगिक कठिनाइयाँ, मंद व अपर्याप्त शारीरिक विकास आदि। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों में पलटकर जानने में कठिनाई, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। पहला ऑप्शन है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है कि जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। आकलन द्वारा विद्यार्थी को अधिक प्रभावी विद्यार्थी बनाने में मदद मिलती है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बिना अंतर है और इस प्रकार यह बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का क्षेत्र है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पहला ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा ऑप्शन है उपर्युक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तीसरा ऑप्शन है कि समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए। और चौथा ऑप्शन है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए
बच्चों में अपने वातावरण के समायोजन की प्रवृत्ति को अनुकूल कहा है और इसे दो उप क्रियाओं में बांटा है, आत्मसात्करण और समंजन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि पियाजे अनुमोदन है करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत कल्पित कथा और चौथा ऑप्शन है विचार की अनुक्रमणीयता यानी कि पलट न सके। यहाँ पे आप सभी को सही जवाब बताना है। तो पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे विचार की अनुक्रमणीयता के कारण याद रखने में असमर्थ होते हैं। इस अवस्था में बालक किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति भी अनभिज्ञ होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विचार की अनुक्रमणीयता पलट न सके। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उचित एवं महत्वपूर्ण घोषित मूल्यों, घोषित विश्वासों, मूल्यों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना सीखते हैं। समाजीकरण में माध्यम से बालक संस्कृति को आत्मसात करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो 11 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 12 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। पहला ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है कि वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उनका अनुपालन करें। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है कि विद्यालय तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाएं। तो यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर सकती है। इसमें विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं ताकि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के रवैयों को उचित तरीके से नियंत्रण किया जा सके। तो यहाँ पे आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न आपका दिया गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। निम्नलिखित में से सम्मिलित है, पहला ऑप्शन है कि अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। दूसरा ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आकलन उपकरण का मानकीकरण। तो 13 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सम्मिलित हो, क्योंकि आकलन का उद्देश्य सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशाली का निर्धारण करना और छात्र के सीखने की प्रक्रिया तथा परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो यहाँ पे आप सभी को सही जवाब बताना है। तो कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका को एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका को इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनका आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहयोग मिलता है। 19 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो 19 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है। 20 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है, बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया संगीत में, दूसरा ऑप्शन है अंतः वैयक्तिक, तीसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक और चौथा ऑप्शन है भाषा विषयक। तो 20 नंबर का यहाँ पे आप सभी को सही जवाब बताना है
तो गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के आत्मबोध हेतु अंतःव्यक्तिक सर्वाधिक योगदान देगा, क्योंकि इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध बनाता है, जैसे कि राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता आदि। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंतःव्यक्तिक। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया वजह से घटित होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास का सिद्धांत है कि विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, क्योंकि विकास जन्म से मृत्यु तक एक निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि क्रमबद्ध, धीरे धीरे व निश्चित समय पर होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है, यहाँ पे आप सभी को बताना है। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण जो है, ये एक विभिन्नता है वाइगोत्स्की और पियाजे में। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। 23 नंबर को आप सभी को सही जवाब बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ दिया गया है कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। पहला ऑप्शन है, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा ऑप्शन है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तीसरा ऑप्शन है, अधिगम तब तक नहीं घटित हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। चौथा ऑप्शन है, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को सही जवाब बताना है। तो हम सहमत हैं कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, क्योंकि अधिगम परिवेश से अनुकूलन में सहायता करता है और किसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कुछ समय रहकर हम उस समाज के नियमों को समझते हैं और यही हमसे अपेक्षित होता है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या यह है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि पहला ऑप्शन है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए एक समान तथा मानकीकृत होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावित नहीं है। तो 25 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि
समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों में इस विभिन्नता में प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अतः अशक्त बच्चे को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। 26 का आप सभी को सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप सभी 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 28 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। पहला ऑप्शन दिया गया कि एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। दूसरा ऑप्शन है एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। तीसरा ऑप्शन है कि एक बच्चे की असफलता के लिए घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो हम इस कथन से सहमत हैं कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। अतः बच्चे की सफलता हेतु उसकी शिक्षा व्यवस्था मूल्यों व प्रतिमानों को विकसित करना आवश्यक है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर है कि अध्यापिका की मनोदशा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तीसरा ऑप्शन है कार्य के प्रति प्रस्तावित पुरस्कार। और चौथा ऑप्शन है बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो यहाँ पे एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन बच्चे के निष्पादन के स्तर पर निर्भर करता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आपके सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।